नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 3 सौरभ मिश्र सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए इतिहास के इस रोचक अध्याय को शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विद्यार्थी क्लासेस। फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले चैप्टर 1 और 2 आपने ज़रूर देख लिया होगा। ठीक है, ये हमारा आज कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को अभी कवर करते हैं ना, कि भाई बंधुत्व का मतलब, जाति का मतलब, वर्ग का मतलब, इस चैप्टर का नाम ये रखा क्यों गया होगा, है ना। तो बंधुत्व का मतलब क्या, भाईचारा, है ना, आपकी लैंग्वेज में बोले तो। अब भाईचारा मतलब किस, जो सगे संबंधी, रिश्तेदारी, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जाति वगैरह के बारे में। जाति मतलब अलग अलग कास्ट वगैरह के लोग थे, कैसे थे, क्या था, वो पढ़ेंगे इसमें। और तीसरा क्या है, हम अलग अलग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन से वर्ग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं या पहले मौजूद थे। ठीक, तो इसी को ही हम इस चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं। और अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारा वो कवर करते हैं। ठीक, तो भाई हमने इससे पहले जो चैप्टर 2 पढ़ा था, जरा उससे कनेक्ट करते हैं। जरा याद करो, सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारा समाज था उस टाइम बदल रहा था, है ना, क्या क्या उस टाइम पे परिवर्तन आ रहे थे समाज में। ठीक, अब क्या परिवर्तन आ रहे थे, तो कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आ रही थी, लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन आ रहे थे, और जो लोग जो जाति व्यवस्था या अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी समाज में क्या आने लग गए, विभिन्नताएं आने लगी। किसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे जो धन है या फिर आप कह लो संपत्ति है, उसका समान वितरण नहीं था, और असमानता की वजह से समाज में क्या फैल रही थी, विषमता फैल रही थी, है ना। तो उन्हीं विषमताओं की वजह से क्या होता है, समाज में डिफरेंसेस आ जाते हैं, और वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, इनके बारे में, है ना। तो यही है, संपत्ति का उस टाइम पे क्या था, असमान वितरण। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें इसमें, तो भाई देखो, इसमें अलग अलग लोगों की परंपराएं भी बदल रही होंगी, है ना। तो लोगों की, सबकी अलग अलग जो लोग होंगे, अलग अलग जाति के हों चाहे अलग अलग वर्ग के हों, सबकी परंपराएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। सेम परंपरा तो होती नहीं है ना, आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे सेम एक जैसी परंपरा किसी की नहीं है। ठीक, अब आगे फिर इसके बाद क्या, तो उस टाइम के बारे में जो हमें जानकारियां मिलती हैं, जो हम उस चैप्टर में पढ़ रहे थे, वो कहाँ से मिलती हैं, उसी की हम बात करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, है ना। अब वो जानकारियां हमें किससे मिलती हैं, तो अलग अलग अभिलेखों से, अलग अलग ग्रंथों से। तो उन्हीं में से कुछ ग्रंथ के बारे में, मेनली किसके कौन से ग्रंथ के बारे में, वही महाभारत के बारे में, उसका सहारा लेकर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जाति व्यवस्था थी, कैसी थी, वर्ग व्यवस्था कैसी थी, समाज उस टाइम का कैसा था हमारा, वो सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में महाभारत के जरिए। ठीक है, तो हमारा जो उपमहाद्वीप है इस टाइम पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। उनमें से एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है महाभारत, उसी का ही हम क्या करने वाले हैं अभी भाई, तो विश्लेषण करने वाले हैं ना, उसी को ही हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, सही तरीके से पढ़ने वाले हैं। कैसे, चलिए, अब इस ग्रंथ की जो रचना है, महाभारत की रचना कब हुई होगी, तो लगभग कई वर्षों तक माना जाता है कि भाई इसकी रचना होती ही रही, यानी अभी भी इसकी रचना चल ही रही है। एक तरीके से नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट मिलते गए, वो चीजें हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते गए, है ना। तो यही है इसमें कि लगभग इसमें क्या किया गया, 500 ईसा पूर्व के आसपास में जो इसकी रचना है उसकी शुरुआत होती है, लिखना शुरू किया जाता है, और ये आज तक समझ लो चलती आ रही है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, गतिशील ग्रंथ। किसके लिए, महाभारत के लिए, है ना। तो महाभारत के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, एक गतिशील ग्रंथ। ठीक है, अब लेकिन क्या मेनली इसमें महाभारत में क्या बात की गई है, दो परिवारों के बारे में, है ना। आपने महाभारत देखी होगी या फिर कभी इनकी स्टोरी तो जरूर सुनी होगी कि दो परिवार के बीच की क्या है, ये लड़ाई है, यानी कि दो क्या थे, एक भाई, कह लो भाई थे, एक ये फैमिली से बिलोंग करने वाले, संपत्ति को लेकर इनके बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, और उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। तो सिर्फ इतना ही था क्या, बस हमें बस यही जानकारी मिलती है कि कौरव और पांडव, दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे, है ना, उसी की बात की गई है महाभारत में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और क्या देखने को हमें मिलता है, तो हमें इसमें यही व्यवस्था, बंधुत्व, ठीक है, जाति व्यवस्था कैसी थी, वर्ग व्यवस्था कैसे था, यही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और कैसे इसमें जो मेन मेन कैरेक्टर है वो हमें अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, वही हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब मैंने आपको बताया महाभारत क्या है,
टाइम टू टाइम क्या होती रह रही है भाई, बदल रही है। कैसे बदल रही है, यानी कि जो जो कुछ नई नई चीजें ऐड होती जाती है वो इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, तो गतिशील ग्रंथ बोलते हैं, है ना। अब गतिशील ग्रंथ इसको बोलते हैं। चलो अब इसका क्या किया गया, समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब क्या है, तो समालोचनात्मक मतलब क्या है, एक ही के अंदर, एक ही चीज के अंदर सबको समा लेना, है ना, वही समालोचनात्मक। अब संस्करण मतलब क्या होता है भाई, एडिशन। तो एक महाभारत एक ऐसा एडिशन तैयार किया गया जिसमें जो महाभारत से जुड़ी जितने भी ग्रंथ, जितनी पांडुलिपियां या जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमारे इतिहासकारों को, वो क्या किया गया, एकत्रित किया गया। उनको इकट्ठा करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक नया एडिशन तैयार किया। इसी को ही क्या बोला गया, समालोचनात्मक संस्करण, है ना। अब होता कब है ये, तो 1919 की बात है कि वी.एस. सुखंकर नाम के व्यक्ति थे जो इस ग्रुप के कह लो या इस मेन जो ये काम हो रहा था इसके जो मेन मुखिया लीडर थे, इन्होंने ही जिम्मेदारी उठाई कि भाई हम क्या करेंगे, समालोचनात्मक संस्करण तैयार करेंगे। और ये कब तक चला, ये समालोचनात्मक संस्करण कब तैयार हुआ, तो लगभग इसको तैयार करने में 47 ईयर्स लगते हैं, यानी कि 47 वर्ष लग जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या क्या काम किए गए होंगे, तो भाई सबसे पहला इनका काम था, भाई कैसे तैयार करोगे तुम, मान लो मैंने आपको एक बुक क्या करने के कहा कि भाई एक बुक तैयार करो, नहीं, या कोई एक प्रोजेक्ट तैयार करो, है ना, फाइल बनाओ, है ना, स्कूल में मिल रहा होगा अभी। तो प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए दिया, तो प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना। यहाँ भी क्या किया, यही किया कि सबसे पहले जो संस्कृत की जो पांडुलिपियां थी, जो अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्से में थी, उन सभी संस्कृत की पांडुलिपियों को क्या करा गया, इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया। तो सबसे पहला काम यही था। फिर उसके बाद में जितनी पांडुलिपियां मिली उनमें जो समानताएं थी, समान श्लोक थे, उनको क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, और लगभग 13,000 पेज का, 13,000 पृष्ठ का एक समालोचनात्मक संस्करण इन लोगों ने तैयार किया। ठीक है, क्या समझे कि भाई कब शुरू हुआ, 1919 में क्या क्या काम थे भाई, ये दो काम इनके थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये जो पूरा जो इनका जो प्रोजेक्ट था, इसको तैयार करने में मैंने बताया कितना टाइम लगा, 47 ईयर। क्या कर रहे थे, तो भाई कंपेयर कर रहे थे कि अलग अलग जो पांडुलिपियां हैं हमारे यहाँ की, उनको कंपेयर करो किसमें समानताएं हैं, जो समान बातें हैं, जो समान श्लोक हैं, उनको क्या करो, ऐड ऑन कर दो, किसमें, इस हमारे समालोचनात्मक संस्करण में। ये क्या हुआ, इन्होंने ये काम करना शुरू किया। ठीक है, अब आगे क्या है, लास्ट में जाके इन्होंने उन श्लोकों का ढूंढा और लगभग 13,000 पेज में तैयार कर दिया ये संस्करण। ठीक, अब यहाँ पर हमारे सामने ना दो विशेष बातें आती हैं इससे जुड़ी हुई। पहला क्या, कि जो पाठ थे यानी जो इनके चैप्टर्स थे उसके अंशों में समानता देखने को मिली। ठीक है, पहला क्या नजर आता है, पहली विशेषता ये नजर आती है, कुछ विशेष बात, कि इनके जो चैप्टर्स थे, जो कि उत्तर भारत, कश्मीर हो या हमारा इधर नेपाल जो दूसरा देश है वहाँ हो, वहाँ से लेकर नीचे दक्षिण भारत, ठीक है, जो तमिलनाडु केरला वगैरह वाला इलाका है, वहाँ तक सभी जो वहाँ अलग अलग एरिया में, सभी क्षेत्रों में जो पांडुलिपियां मिली, उसमें बहुत सारी जो बातें थी, उसमें जो अंश थे, पार्ट्स थे, वो क्या थे, समान थे, है ना, एक जैसे थे। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा का इंपॉर्टेंट है भाई कि प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद, यानी कि जो ये जो इनका जो ग्रंथ था, यानी अलग अलग जगह से जो पांडुलिपियां मिली हैं, वो पांडुलिपियों में क्या देखने को मिलता है, कुछ प्रभेद, यानी कि कुछ अलग अलग बातें भी देखने को मिलती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत असमानता भी देखने को मिलती है कि भाई कुछ कहानी किसी जगह पे किसी अलग तरीके से कही गई है, कोई कहानी किसी जगह पे दूसरी जगह वही अलग तरीके से कही गई है। तो ये यहाँ पर भेद हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब इन्हीं भेदों को समझ के कौन सी बातें रिलेवेंट है, कौन सी बातें सही है, वो क्या किया गया, एड ऑन किया गया, और एक क्या तैयार किया गया, महाभारत का पूरा एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया, जो कि 13,000 पेज के अंदर, है ना, लिखा है ना, 13,000 पृष्ठों के अंदर ये पूरा तैयार हुआ था। ठीक, अब आगे क्या, अब नेक्स्ट क्या है कि भाई देखो, ये तैयार तो कर रहे हैं ग्रंथ, अब इसमें क्या होगा ना आगे, कि अलग अलग विविधताएं देखने को मिल रही हैं, है ना, अलग अलग बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और उन डिफरेंसेस को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन सी चीज या कौन सी बात सही है ना, इम्पोर्टेंट, या कौन सी बात सही है। मान लो आपको प्रोजेक्ट मैंने दिया कर बनाओ, ठीक है, एक चैप्टर दे दिया, यही वाला चैप्टर, तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक ही सेम चीज को लेकर आपको दो चार अलग अलग बातें मिल सकती हैं, लेकिन सच कौन सी है ये कौन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई दोस्त है ना, या 4-5 आपके दोस्त हैं, सभी आपके बारे में अलग अलग राय रखते हैं। ठीक, मैं आपसे मिलूँ या आपसे पहले उन चारों दोस्तों से मिलूँ,
वो क्या करेंगे, आपके बारे में अलग अलग बातें बताएंगे। जब वो आपके बारे में अलग अलग बातें बताएंगे तो उससे क्या होगा, मैं आपके बारे में क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि इनमें से कौन सी बात सही है ना, यही ना अलग अलग धारणा बनेगी ना। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है। तो उस टाइम की अलग अलग लोगों की प्रथाएं थी, अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, भेद देखने को मिलते हैं, समाज में कुछ जो परिवर्तन आ रहे थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इन्हीं चीज़ों को, ये जो आपस में जो बातचीत चल रही थी इनकी कि कौन सी बातें रिलेवेंट है, कौन सी सही है, गलत है, इसी से ही क्या होता है, एक दूसरे के साथ सहमति तय करके कि भाई हाँ ये वाली बात सही हो सकती है, इन्होंने ये एडिशन तैयार किया था। ठीक, अब बात करते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में। जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकार हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को क्या किया, समझा, है ना। अब इस ग्रंथ को यानी कि समझा कि भाई कैसे क्या है, महाभारत में जो कहानियां दी गई हैं, कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनका क्या किया, समझने की इन लोगों ने कोशिश की। ठीक, और जब इनको समझा, इसका पालन किया, तब जाके क्या किया, इन लोगों ने इस ग्रंथ के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी और फिर अपने जीवन में या जो समाज में इस तरीके की बातें क्या आई, व्यवहार में आई, यानी कि लोगों ने इसको मानना शुरू किया। ठीक, अब ये इस टाइम पे ये भी बताया गया कि यहाँ पर ना जो ये पूरा ग्रंथ था महाभारत का, वो अलग अलग भाषाओं में भी तो देखने को मिलता है ना, इसकी पांडुलिपियां, जैसे कुछ पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, तमिल भाषा में। तो इन अलग अलग ग्रंथों का भी क्या किया, वहां पर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परंपराएं नजर आई और उन्हीं परंपराओं से क्या किया गया, फिर उन परंपराओं को समझ के इनको इन्होंने शामिल किया। ठीक है, तो यही क्या था, इसी तरीके से पूरा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार होता है। ठीक, शुरुआत कब हुई, 1919 में। किसने की, वीएस सुखतांकर ने की। ठीक, कितना टाइम लगा भाई, तो 47 ईयर्स लगे। ठीक है, काम क्या किया इन्होंने, तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठी की, श्लोकों की तुलना की और लगभग 13,000 पेज में ये पूरे श्लोक जो थे इन्होंने लिखे। ठीक, उसके बाद इनमें अलग अलग अंतर, कुछ समानताएं देखने को मिली। तो इस तरीके से जाके एक पूरा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हो। चलिए, तो अब हम आगे क्या बात करनी है कि उस टाइम के जो बंधुता और विवाह के नियम किस प्रकार के थे, है ना। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है कि भाई बंधुता एवं विवाह के अनेक नियम। ठीक, तो भाई कौन कौन से नियम थे, किस तरीके के नियम थे, क्या क्या होता था उस टाइम में, यही हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं परिवारों के बारे में कि परिवार किस प्रकार के होते थे, है ना, कि परिवारों का स्ट्रक्चर क्या था। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, परिवारों के बारे में। तो भाई हमें बार बार क्या देखने को मिलता है कि जो लोगों की पारिवारिक जीवन थी, है ना, लोगों का जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा था। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को इसमें मिलती है, समझ में आती है। अब क्या होता है कि लोग जैसे जैसे पारिवारिक जीवन है सभी का जो पहले से चलता आ रहा है, हम क्या कर लेते हैं, उसी चीज़ को आज के टाइम पे भी अडेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा ही नियम कानून रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या सभी परिवार एक जैसे होंगे, क्या परिवारों में कुछ असमानताएं नहीं होंगी, यानी आपकी फैमिली अलग हो सकती है ना, मेरी फैमिली में कुछ अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर सभी के परिवार में भी तो हो सकता है ना। तो यही यहाँ पर आगे बात की जा रही है, क्या सभी का जो परिवार है, यानी जितने भी परिवार के लोग थे, जितने परिवार हुआ करते थे, क्या सब एक जैसे होते थे क्या, या उनमें कुछ अंतर होता था, यानी कहीं पे कुछ परिवार छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कहीं पे किसी रिश्तेदारों को अपना परिवार का हिस्सा माना जाता रहा होगा, या किसी रिश्तेदार को हम मानते होंगे नहीं ये तो बस हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं दूर दराज के, बस वो दूर रहे तो ही ठीक है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि हमारा दूसरों के साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ रिश्ता कैसा है, रिलेशंस कैसा है, यही हमें क्या मिलता है, पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक, तो कई बार क्या होता था भाई, जो परिवार के लोग हैं, सभी जो लोग वो क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ भोजन वगैरह कर रहे हैं, एक साथ बैठते हैं, है ना, या सभी जो भी संसाधन वगैरह हैं क्या करेंगे, एक साथ ही एक दूसरे के साथ में मिल बांट कर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ऐसा माना जाता था कि जो परिवार है ना वो क्या है, एक बड़े समूह का हिस्सा होता था, है ना, एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, जिसे हम कह सकते हैं कि संबंधी, यानी कि क्या बोलते थे, परिवार के इस ग्रुप को संबंधी बोलते थे, जिसे क्या बना दिया जाता था, जाति समूह में भी बांट दिया जाता था कि ये पर्टिकुलर एक जाति के लोग हैं। ठीक, तो ये हमें परिवार के बारे में देखने को मिलता है। उसके बाद और क्या चीज़ें आती हैं कि जो परिवार के जो रिश्ते होते थे वो कैसे होते हैं, नैसर्गिक, यानी कि नेचुरल, मतलब कि ब्लड रिलेशन वाले, है ना, क्या होंगे, जो परिवार के रिश्ते हैं वो कैसे हैं, नैसर्गिक है, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले हैं। ठीक, अब ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते कौन होते हैं, आज के टाइम पे हम किसे खून के रिश्ते बोलते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि कहीं कहीं तो क्या माना जाता है कि जो परिवार में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो पूरा समूह है, वो क्या है, खून का रिश्ता माना जाता है, ब्लड रिलेशन माना जाता है ना, नेचुरल।
यानी कि चचेरा भाई, मौसेरा भाई, अलग अलग, ममेरा भाई, ठीक है, भाई बहन इस तरीके के, वो भी क्या माने जाएंगे, सेम ब्लड के या सेम ब्लड रिलेशन वाले माने जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता था, है ना, उन्हें अलग रखा जाता था। जो खुद के बस यानी सेम पेरेंट्स से जिनका जन्म हुआ है वही सेम क्या है, बस नेचुरल यानी कि ब्लड रिलेशन में आएंगे, बाकी अलग। तो यही क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो उस टाइम पे भी था, आज के टाइम पे भी देखने को हमें मिलता है। और क्या यहाँ पर हमें समाज के बारे में देखने को मिलता है, तो इतिहासकार जो है ना, जो समाज के बारे में अलग अलग जो जानकारियाँ हैं उसको इकट्ठा करते हैं, ठीक, उसका विश्लेषण करते हैं कि किस तरीके के संबंध थे, ठीक। और लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्या जो उस टाइम में जितने भी परिवार रहे होंगे पूरे उपमहाद्वीप में, क्या सबकी जानकारी मिल जाएगी क्या? या आज के टाइम पे भी हम अगर बात करें कि इन फ्यूचर 100 साल बाद, 200 साल बाद अगर आज के इतिहास को लिखा जाएगा और फैमिली की जब बात आएगी कि इस टाइम के कैसे फैमिली होती थी, क्या नॉर्मल हम जैसे लोगों के बारे में भी बात की जाएगी क्या? हमारे बारे में इंफॉर्मेशन होगी क्या? ज़्यादा नहीं होगी। किसके बारे में होगी? विशिष्ट लोग, जो जो बड़े पोस्ट पे, बड़े कद पे बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया, यही कि जो विशिष्ट परिवार के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो सामान्य परिवार है उसके बारे में जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सामान्य परिवारों के बारे में कुछ लिखा नहीं जाता था। तो ये अंतर देखने को मिलता है। समझ गए इतना परिवार के बारे में क्या था। अब बात करते हैं पितृवंशिक व्यवस्था की। पितृवंशिक व्यवस्था का मतलब क्या है? पिता के बाद किसका चलेगा, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा? पिता का जो पुत्र होगा वो, है ना। तो यही क्या है, यानी कि पिता ही हमेशा घर का क्या होगा, मुखिया होगा। पिता के बाद में उसका जो बेटा होगा वो उसका मुखिया बन जाएगा, उसके परिवार का, घर का, है ना। तो ये व्यवस्था, तो पितृवंशिक व्यवस्था क्या थी, उस टाइम पे भी चलती थी, आज के टाइम पे भी नॉर्मल यही देखने को मिलती है। लेकिन आदर्श व्यवस्था कौन सी थी उस टाइम की? यही थी पितृवंशिक व्यवस्था, है ना। ये चीज बताई गई है। अब कैसे? तो जैसे हम देखते हैं महाभारत में लड़ाई झगड़े हुए, किस लिए हुए थे? संपत्ति को लेकर हुए थे, उत्तराधिकारी को लेकर हुए थे। कौरव पांडवों के बीच में जीतता कौन है? पांडव जीतते हैं, है ना। यही पढ़ा था। तब कौरव और पांडवों में जीता कौन? पांडव। किसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा? भाई पांडवों को बनाया जाएगा। भाई उसके पीछे ही महाभारत की अलग स्टोरी है, कैसे कौरवों को मिल रहा था, पांडवों को मिलना चाहिए था, वो अलग है ना, वो फिर अलग चले जाएंगे हम। तो मेनली क्या है, बस इतना कि भाई कौरव और पांडव के बीच में भी क्या था, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। दो भाई थे एक तरीके के, एक ही परिवार के थे, लेकिन लड़ाई होती है उत्तराधिकारी को लेकर कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसको पूरी प्रॉपर्टी पे हक मिलेगा, शासन व्यवस्था कौन चलाएगा। जीतता कौन है? पांडव जीतते हैं युद्ध में, और फिर उनको क्या मिल जाती है? उत्तराधिकारी वो बन जाते हैं, है ना। अब इसमें यही तभी से डिसाइड हो गया कि भाई समाज में कैसी व्यवस्था रहेगी, तो पितृवंशिक उत्तराधिकार की व्यवस्था रहेगी, यानी पिता के बाद उसका पुत्र, ठीक है, यानी कि जो पुरुष है वही क्या रहेगा? उत्तराधिकारी रहेगा। और बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र, इस वर्ड का इस्तेमाल या ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, ज्येष्ठ पुत्र को क्या मिलेगा? उत्तराधिकार मिलेगा, उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी उस टाइम के राजवंश थे, ठीक है, शासन व्यवस्था चलाने वाले राजा महाराजा लोग थे, उनके यहाँ यही प्रणाली उन लोगों ने क्या की थी? अपनाई थी, पितृवंशिकता प्रणाली, कि भाई पिता के बाद उसका कौन बनेगा? बेटा ही पूरे शासन व्यवस्था को, सत्ता को चलाएगा, ठीक। तो ये व्यवस्था ज़्यादातर राजवंश में थी, यानी महिलाएं बहुत कम मिलती थी जो व्यवस्था या राजा की जगह पे रानी बन के, मतलब जो रानी है वो व्यवस्था चला रही है, शासन चला रही है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन कुछ इसमें भी तो असमानता आएंगी ना, विभिन्नता देखने को मिलेगी ना, कि जरूरी है क्या सिर्फ यही देखने को मिलता? नहीं, अलग अलग भी चीज़ें देखने को मिलती थी। क्या? कि जैसे अगर पुत्र नहीं है, मान लो, ठीक है, जो राजा है, शासक है, उसका पुत्र नहीं है, तो क्या होगा? जो उसका भाई है, जो दूसरा, उसे क्या मिल जाएगा? उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे स्त्रियां भी क्या होती थी? शासन व्यवस्था चलाती थी। जैसे एक एग्जाम्पल मिलता है प्रभावती गुप्त का, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, है ना। तो उनका जो विवाह होता है, ठीक है, वो कटक परिवार में, तो वहाँ की क्या बन जाती? रानी बन जाती। और फिर ये पूरा प्रभावती गुप्त जो है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का शासन प्रणाली, व्यापार वगैरह सब कुछ कौन चला रही थी? ये चला रही थी, है ना। तो ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। उसके बाद इन व्यवस्था के बारे में और जिक्र हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यानी जो ऋग्वेद है उसमें भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि क्या ये पितृवंशिक उत्तराधिकार की व्यवस्था बनाई गई थी और यही पालन हमेशा होता था, ठीक। तो ये समझ गए इतना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया है ना, इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ाया। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हमारी क्या करें भाई, मदद ज़रूर है, ये रिक्वेस्ट हम आपसे कर सकते हैं। और
वीडियोस को आप देखते रहिए, कंटिन्यूसली वीडियोस डलती रहती हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।